नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में बाढ़ की व्यथा की कथा बड़ी निराली है। बारिश नेपाल में होती है, नदियां उफनाती हैं बिहार में। नदियों के तटों को पार कर खेत खलिहान दुकान मकान सब बर्बाद कर देने का साल दर साल अंदेशा बना रहता है। इस बार हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, अधिकारियों को निर्देश दिया। सब कुछ ठीक है कि बातें भी हुई, पर क्या वाकई सब ठीक है या हालात बिगड़ने पर ठीक बनाए रखने की व्यवस्था की गई है? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए हालात क्या हैं। बाढ़, बारिश और तबाही। सब तबाह, कैसे जिएंगे? आदमी को दिक्कत सब तकलीफ है। अरे कोई भी सरकार इस पर नहीं आ रहा है देखने के लिए। सीएम ने किया हवाई सर्वे। उन्होंने स्वयं ये जो बढ़ते हुए जल स्तर का इलाका है, खासतौर से गंडक नदी से या गंडक प्रणाली से संबंधित उस पूरे क्षेत्र का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। 18 वर्षों में बाढ़ का समाधान नहीं। परमानेंट निदान तो 15-17 वर्षों से 18 वर्षों से सरकार में किया नहीं। अब जब बाढ़ आ जाती है तब हवाई सर्वेक्षण करते हैं। इससे क्या होना है? सीएम ने 20 वर्षों में क्या किया? नीतीश जी के रिजिम में ऑलमोस्ट 20 साल कंप्लीट होने जा रहा है। बाढ़ का निदान नहीं हो सका, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। बिहार में सुल्तानी आपदा। हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं हम खत्म कर देंगे, तो ये हमारी सुल्तानी आपदा है, राज्य का दोष है। बाढ़ से तबाही, सवाल तो पूछेंगे। साल दर साल वही हालात, वही व्यथा, वही कथा, कुछ भी तो नहीं बदलता। परेशानी जस की तस बनी रहती है। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया जाता है ताकि पानी में बीच में फंसे लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, उनकी जिंदगी सुरक्षित रखी जा सके। क्या इन समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं है? सवाल तो खड़े हो रहे हैं, सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमराज राम जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशांत करपटने जी जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मेहमानों के पास सवाल लेकर पहुंचे, हम अपने दर्शकों को ये जरूर बता दें कि केंद्रीय मंत्री संजय झा ने ये कहा है कि अब कोसी बैराज का रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, नया नक्शा तैयार कर पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि 6 दशक से ऊपर का ये ढांचा है जो अब के समय में उतना कारगर नहीं रहा है जिस उद्देश्य के साथ, जिस स्थिति में तब इसे तैयार किया गया था। तो ये एक ताज़ा जानकारी है कि हम बाढ़ से निपटने के लिए कुछ नया करने को तैयार हैं, उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? हेमराज राम जी, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे, साल दर साल वही कहानी, ये कहानी बदलती क्यों नहीं? देखिए, ये बाढ़ आपदा प्राकृतिक आपदा है और अभी हम जब चलें चंपारण की ओर तो वाल्मीकि नगर बराज की बात करते हैं तो उधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर के कुछ अड़चनें आती है और बाढ़ आपदा से निपटने के लिए पहली जो 2005 से पहले की जो सरकार थी उसमें बाढ़ से निपटने के लिए कोई कमेटी समिति नहीं हुआ करता था। लेकिन नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो बाढ़ आपदाओं से निपटने के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई और उन्होंने साफ कहा कि आपदा पीड़ितों का राज्य खजानों पर सबसे पहला हक है और हमेशा जब राज्य की जनता आपदा में फंसती है, आपदा को झेलना पड़ता है, उस परिस्थिति में राज्य सरकार आगे बढ़ के काम करती है। अभी आपने बताया कि हवाई सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ इलाकों का जायजा लिया और पश्चिमी चंपारण से लेकर गोपालगंज तक जहां जहां गंडक प्रभावित क्षेत्र है उन तमाम जगहों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ और वहां के डीएम के साथ बैठक की और बाढ़ आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व की तैयारियों पर चर्चा की और कड़े निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में
जैसे भी हो मजबूती के साथ समस्याओं से निपटा जाए और उसकी पूर्व से तैयारी रखी जाए। तो इस तरह की बातें हो रही है। अभी तो केंद्र की सरकार ने भी एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है जो बाढ़ आपदाओं से निपटने के लिए काम करेगी और उस पर जायजा लेगी और उसका क्या निदान हो सकता है उसको उच्च स्तरीय बैठक में रख के उसका एक ठोस से मतलब कुछ कार्यक्रम बनाए। हो रहा है, क्या ये कुछ पर्याप्त है? प्रमोद जी, हर साल वही कहानी, इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जो हो जाए सो हो जाए, जितना हम निपटा सकते हैं, खजाने को खोल दिया है लोगों की मदद के लिए, इसके बाद आगे इस तरह की परिस्थितियां नहीं होंगी, उसके लिए भी प्रयास हो रहा है, भरोसा है? देखिए दीपक जी, बिहार में लगभग 17-18 वर्षों से एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी 10 वर्षों से लगातार जो है इन लोगों की सरकार है एनडीए की। अब आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से पूरा उत्तर बिहार प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ से प्रभावित होता है, बाढ़ की विभीषिका का दंश झेलने के लिए बिहारवासी मजबूर रहते हैं, मजबूर होते हैं। कई पक्के मकान भी जो है इस धारा में बह जाते हैं, भड़भड़ा करके गिर जाते हैं। लाखों लोगों को जीवन का संकट हो जाता है। मवेशियों के लिए चारा तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, दूध मुँहे बच्चे को दूध तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थितियां साल दर साल विकराल रूप लेते जा रही है और सरकार जो है सिर्फ यह कहती है कि हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कहना और करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर कुछ भी किया रहता या किया जाता तो हर साल जो है बाढ़ की विभीषिका का दंश जो है बिहारवासी क्यों झेलते, ये बतलाने की जरूरत है। अभी जदयू के प्रवक्ता हिमराज जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जी, ये सभी को मालूम है कि नेपाल से होकर के जो है पानी जो है छोड़ा जाता है, कोसी में आता है। तो सवाल उठता है कि उसके लिए आखिर 10 वर्षों से केंद्र में सरकार है, कितनी बार ऐसी बैठकें हुई हैं भारत और नेपाल के बीच इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कि कहां इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए ताकि बिहार जो हमेशा बाढ़ की विभीषिका से जो झेल रहा है, बिहार वासी जो इससे जो है हर साल जो है पलायन की स्थिति और विस्थापन की स्थिति में रहते हैं, उससे उनको निजात कैसे दिलाया जाए, इसके लिए कितनी बार पहल की जा चुकी है, ये भी बतलाने का जरूरत है। और देखिए, मैं तो कहूंगा कि जिस प्रकार से लूट खसोट मचा हुआ है बिहार सरकार में, चाहे आप देखिए पुल पुलिया जिस प्रकार से भरभरा करके गिर रहे हैं, सड़क जो है नई सड़क बन रही है और धंस जा रही हैं, बह जा रहे हैं, पानी मानसून की पहली ही बारिश में बह जा रहे हैं। तो चारों तरफ जो है लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, कमीशन खोरी और लापरवाही जो है चारों तरफ मचा हुआ है। बिहार सरकार इंतजार करती है बाढ़ आएगी, खजाना खोलेंगे और लूट मचेगा। इस प्रकार की बातें साल दर साल होती है। यही वो वजह है कि जिसके कारण जो है बिहार की जनता को जो समुचित उपाय होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अस्थायी तो किसी के लिए अव्यवस्था की स्थिति बनती है और किसी के लिए वो उपाय बन जाता है भ्रष्टाचार का, ये आरोप लगा रहे हैं। हम निशांत जी की भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। निशांत जी, बिहार की जो स्थिति है वो प्राकृतिक आपदा से निपटना सच में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या इस तरह से लाचार बने रहना भी कोई उपाय है? देखिए दीपक जी, पहली बात तो मैं ससम्मान आपसे असहमत हूँगा कि प्राकृतिक आपदा से नहीं निपटा जा सकता। प्राकृतिक आपदा का असेसमेंट आकलन होता है। ये जितनी भी नदियां हैं इन सब का उद्गम कहाँ है, हिमालयन रिवर्स है, कितना वॉल्यूम में पानी आता है, किस सीजन में पानी लीन रहता है, किस सीजन में बहुत ज़्यादा बहाव होता है। मोटे तौर पर अगर आप एक पैटर्न बनाइए तो एक ग्राफ आपके सामने स्पष्ट रूप से उभर करके आएगा। जब हम जाते हैं कि कमोबेश 10-12 दिन का ही फर्क रहता है और वाटर ये जो पानी का वॉल्यूम है वो अमुक स्थलों पर इस ऐसा रहता है, तो इसके लिए प्रीम्प्टिव मेजर्स कहते हैं। 2 मेजर लिया जा सकता है, एक तो हो जाए तब उसका उपाय करें और एक होने के पहले उपाय करें। तो ये होने के पहले वाले उपाय में तो बिल्कुल बिहार सरकार फेल है, एनडीए की पूरी सरकार फेल है। ये 10 साल से जो ये बीजेपी एनडीए की सरकार है पूरी तरीके से असफल है। अब दूसरी बात देखिए,
निशांत कांग्रेस जी, ने जिस तरह से आप असहमत थे उसी तरह से अभी जो स्थिति है, अभी हम बाढ़ वाले हिस्से में नहीं पहुंच पाए हैं। बाढ़ की स्थिति, अभी मानसून की शुरुआत हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार तैयार नहीं है। सरकार तो तैयार दिख रही है। देखिए, ये तो आपको लग रहा है, अभी अभी आपने जो एक न्यूज चलाया था, चूंकि मैं आपके साथ अभी डिबेट में हूं, तो मुझे सौभाग्यवश मैं उस न्यूज को भी देखा। देखिए, विटनेस अकाउंट को सबसे बड़ा माना जाता है जुडिशियल प्रोसेस में भी, एक न्यायिक प्रक्रिया के अंदर में भी जो गवाह है उसकी बात, और जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जो उसको झेल रहा है, उसकी गवाही का बहुत महत्व है। तो अभी उन्होंने क्या बताया, अभी जो बाढ़ पीड़ित जो एक हमारे सम्मानित नागरिक हैं, प्रौढ़ व्यक्ति, वो क्या कह रहे थे, न कोई आया, न कोई देखा, न क्या सुना। तो वो तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि वो ऐसी बात, वो तो विक्टिम हैं। और विक्टिम किस चीज के हैं? वो एक पूरे तंत्र के विक्टिम हैं, जो तंत्र जानबूझकर ऐसा विकसित किया गया है। तो आप समझिए कि ये आपदा है, आपदा के साथ डिजास्टर है, तो डिजास्टर का एक मैनेजमेंट होता है, एक उसका टेक्निकल मैनेजमेंट होता है, एक उसका मानवीय मैनेजमेंट होता है। तो दोनों जगह पर ये एनडीए की सरकार फेल है। अब रह गई बात कि इसके अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो जल आप जो देख रहे हैं, तो आप तो उसका एक आकलन, एक व्यू आ रहा है इसका। लेकिन ये देखें कि ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अलावा हमारे यहाँ जो हमारे लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, क्या ये जो आपदा आती है जानबूझकर इसके लिए एक समय लगाया जाता है जिससे इसको एक अवसर में कन्वर्ट किया जा सके और भ्रष्टाचार के माध्यम से भ्रष्ट तंत्र इसका फायदा उठा सके। इन बातों को अगर, इस सारे लूप होल्स को, इन सारे छिद्रों को अगर बंद करेंगे और नियत साफ रहेगा, तो नियति भी हिंदुस्तान की साफ होगी। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ है और इस पर हम जरूर जवाब लेंगे कि क्या व्यवस्था में बदलाव हुआ है, और वो बदलाव जो घुन की तरह व्यवस्था को इतना बदहाल कर देती है कि पूरी व्यवस्था जरूरत के समय भरभरा जाती है, क्या उसमें बदलाव हुआ है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब लेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। अगर मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो तो कितनी भी तैयारी आप कर लें, उसका असर धरातल पर नहीं दिखेगा। और बाढ़ में इस मैनेजमेंट की आवश्यकता है, उस मैनेजमेंट की जो आपदा को अवसर के तौर पर ना देखे, आपदा को अवसर के तौर पर देखे कि वो कितनी बेहतर है, ये साबित करके दिखाए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे जो आरोप सरकार पर लग रहे हैं। सरकार के साथ साथ व्यवस्था को बनाए रखने वाले जिम्मेदार लोगों पर लग रहे हैं कि वो आपदा को अवसर के तौर पर देखते हैं, स्वहित के लिए, न कि सर्वजन हिताय के लिए। हम सीधे इसका जवाब ले लेते हैं हेमराज जी से और उनसे जानते हैं कि क्या सरकार ये नहीं देख रही है कि जो व्यवस्था को धरातल पर प्रभावी तरीके से लोगों के लिए लाभदायक हो, उस स्थिति में ले जाए, वहां कहीं चूक है, वहां कहीं लूप होल है? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, और ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों तक पहुंचता है, बीच में बिचौलियों का कुछ चलता नहीं है। और बाढ़ आपदा से निपटने के लिए सरकार ने जो तैयारी की है, ये अलग बात है कि बाढ़ आपदा एक प्राकृतिक आपदा है। आप अपनी तैयारी चाहे जिस रूप में करें, ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति किस रूप में आपदा को आपके सामने ला देगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम उसकी तैयारी पहले से करते हैं कि जो आपदा हमारे सामने आएगी, जो झेलना पड़ेगा हमारे राज्य की जनता को, हम उससे कैसे उसको निजात दिलाएं, कैसे उनके पक्ष में, उसके दुख दर्द में साथ में खड़ा रहें, और कैसे हम उनको राहत पहुंचाए। ये सरकार की बड़ी जवाबदेही है। हेमराज जी, क्या हम इस स्थिति में नहीं पहुंच सकते कि ये दुख, ये दर्द आए ही ना, ये दुख और दर्द आने से पहले ही दूर कर दिया जाए? वो स्थिति नहीं आ सकती क्या? अब प्राकृतिक आपदा को तो आप रोक नहीं सकते,
प्राकृतिक आपदाएं आती है, इसे भी बहाना बता रहे हैं निशांत जी, अभी कह रहे थे कि ये कोई प्राकृतिक आपदा है तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। टूटती है पानी के बहाव के कारण, बांध भी टूट जाते हैं। बिल्कुल, तो इसमें तो सरकार का कोई दोष नहीं है। नहीं, इसमें कोई रोक भी नहीं है कि उससे कैसे निपटा जाए, बिल्कुल, कैसे उससे निजात पाए, ये सरकार की जवाबदेही है। और इसको लेकर के सरकार अभी पूरी तैयारी में है। हम उससे कैसे निपटेंगे, सरकार ने तैयारी कर ली है। और इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया है और अधिकारियों के साथ बैठकें भी की है और कड़ा निर्देश भी जारी किए हैं। किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सरकार ने ऐलान भी किया है कि आपदा प्रबंधन के खजानों पर सबसे पहले आपदा पीड़ितों का हक है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। निशांत जी कुछ कह रहे हैं। निशांत जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आपदा कोई अप्रत्याशित नहीं है, ये भूकंप नहीं है कि इसका असेसमेंट नहीं है कि किस ये रिचर स्केल पे कितना क्या उसकी तीव्रता होगी। ये है बाढ़। अब ये बाढ़ का एक पैटर्न है और कितना मैंने पहले भी बताया कि निशांत जी बिहार के साथ यही तो मैं कह रहा था ना कि बिहार में बाढ़ की व्यथा कीजिए ना। बिल्कुल निशांत जी, यहाँ की व्यथा की कथा ही निराली है, तो टेक्निकली रास्ता बदल रही है। की बात सुनकर हमें हंसी आती है। अब ये प्राकृतिक आपदा को कहते हैं कि इसका जो है कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिट है। अरे ये कैसे लिमिट हो सकता है भाई? देखिए ये जो प्राकृतिक आपदा है इसका आकलन और इस आकलन के आधार पे हमारा जो सुरक्षात्मक हम लोगों ने जो कवच बनाया है जिससे कि जान माल व्यक्ति की सुरक्षा हो सके, उसका क्या सामर्थ्य है, क्या कवच मजबूत होना चाहिए और कितनी बड़ी आपदा है नहीं ना। ये सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। ये पूरा सुरक्षात्मक कवच भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। हम एक प्रतिक्रिया प्रमोद जी के भी लेते हैं। लूट 2005 से पहले होती थी, प्रमोद जी सरकारी खजानों की लूट नहीं हो सकती। हेमराज जी हम आते हैं आपके पास। जी प्रमोद जी, जिस प्रकार से जदयू के प्रवक्ता हेमराज जी बोल रहे हैं ये प्राकृतिक आपदा है, बादल का फटना प्राकृतिक आपदा को माना जा सकता है। ये जिस प्रकार से पानी का छोड़ा जाता है और उत्तर बिहार में जो पानी को छोड़ने से जो नेपाल से छोड़ा जाता है उसके बाद जो बाढ़ की स्थिति आ जाती है, तो ये समझने की जरूरत है। जो हमारी नदियां हैं, जो बिहार के अंदर में जो नदियां हैं, जो गाद जमा होता है, उस गाद को हटाने की जवाबदेही और जिम्मेवारी सरकार की होती है। पहला चीज तटबंध की सुरक्षा पूर्व से, मतलब बाढ़ का ये देखिए तिथि तय नहीं है लेकिन पानी का आना तय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जिस प्रकार से बोल रहे थे, पानी का आना तो तय है। आज नहीं आएगा तो एक सप्ताह के बाद आएगा, क्योंकि वहां बारिश होगी तो वो पानी आएगा और साल दर साल यही होता है, वो सिर्फ तिथि बदलती है। तो हमारा कहना है कि जो तटबंध थे उसकी पूर्व सुरक्षा की जरूरत है। जो गाद है, अगर नदियों में पर्याप्त स्पेस होगा तो वो पानी जो आएगा तो वो नदियों में ही संचरण करेगा। लेकिन चूंकि उसकी दिशा जो है तय नहीं होता है, चूंकि गाद बहुत ज्यादा है, उसके कारण जो है वे मैदानी इलाकों में फैल जाते हैं। देखिए कई चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। और ये सिर्फ कह के पल्ला झाड़ लेना कि ये प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा इसको आप किस रूप में लीजिएगा? प्रमोद जी, बिहार के साथ हम अपनी उससे कैसे मुकाबला करेंगे, सरकार ने अपनी तैयारी रखी है और इसको लेकर के लगातार जो है पदाधिकारियों से बात हो रही है। मुख्यमंत्री जी जो और जो बाढ़ की बात है, ख्याल से बिहार की जनता के लिए ये आई बात है। जब बाढ़ आता है, जब बाढ़ आता है, निपटने के लिए हमको कौन सा कदम उठाना पड़ेगा, सरकार इसकी पूरी तैयारी होता है। हवाई सर्वेक्षण करने से और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो बात हो रही है, पानी नेपाल से आता है, तो इसको लेकर हमने तो कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है। बिल्कुल, और इससे कैसे निपटा जाएगा सरकार उस पर तैयारी कर रही है। बिल्कुल, लेकिन एक जानकारी जो हम तक पहुंची है, अंतिम जो जानकारी हमारे पास है कि नेपाल में जो भारत सरकार का कार्यालय था जो इन मसलों को लेकर संपर्क स्थापित करता था, वो कार्यालय बंद है, अभी खुला नहीं है। बहरहाल जो प्रमोद जी पूछ रहे हैं उसका तो जवाब देना बनता है ना कि तैयारियां कैसी है। ये जो हवाई सर्वे कर रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं है, ये बस आई वॉश है, ये प्रमोद जी का कहना है। सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए कैसे तैयारी की जाएगी, कैसे हम उससे निपटेंगे, इसी को लेकर पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें हुई है। और बैठक में उन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है कि जो परिदृश्य, जो परिस्थितियां सामने आएगी, हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे। तो इसको लेकर के
पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं और पदाधिकारी भी उस निर्देश के अनुकूल अपना काम भी शुरू कर दिए हैं। बांध के चप्पे चप्पे पर पहरे बिछाए गए हैं और कहां पानी कैसे आ रहा है और कहां पर किस तरह की जो समस्याएं आएगी, सारे समस्याओं से लड़ने के लिए, उससे जूझने के लिए सरकार ने पूरी कमर कस के खड़ी है और उससे निपटेंगे। चलिए, हम कितना निपट पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल निशांत जी कुछ कह रहे हैं। मैं अभी आपने कहा था दीपक जी कि सांसद श्री संजय झा जी ने कहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पुराना पड़ गया, इसलिए हम लोगों को एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। अभी देखिए, इस पर हमको एक पुरानी कहावत हमारी माँ कहा करती थी कि भेल पूत भासल जाए और ढीड़ा ले ओझाई, यानी जो है उसका तो मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, उसकी स्ट्रेंथनिंग, उसका जो सशक्तिकरण है और उस पे जो एक तवज्जो होना चाहिए वो तो है नहीं। और एक वैकल्पिक की बात कर रहे हैं तो ये क्या विकल्प की बात करेंगे? विकल्प की बात एक बड़ी योजना का गंध आ रहा है इससे कि कैसे एक बड़े बैठी हुई है, पूरी ईमानदारी सरकार और कुछ निष्ठा के नहीं साथ कर रही है और मुस्तैदी के साथ किया जाता है। यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव पक्षपात नहीं होता। जब बाढ़ आता है तो दिखलाने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जाता है। खजानों में वक्त हमारी चर्चा का खत्म हो गया। हम अभी इस चर्चा को इसलिए रख रहे थे क्योंकि आगे हम ये सवाल खड़े कर सके और उन सवालों का हमारे पास आधार हो कि हमने पहले भी पूछा था कि क्या व्यवस्था है सरकार ने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, वो व्यवस्था कितनी कारगर है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज राम जी, प्रमोद सिन्हा जी और निशांत करपटने जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए यही उम्मीद करते हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है धरातल पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा और कम से कम जान माल का नुकसान होगा, अधिक से अधिक प्रभावित लोगों की मदद हो सकेगी। देखते रहिए कशिश न्यूज।